काम करो, अभी जो भी डीएसए रिसोर्सेज तुम्हारे लैपटॉप में सेव्ड हैं उन्हें डिलीट कर दो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि उन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी, गलत स्ट्रेटेजी के साथ तुम 6 महीने भी डीएसए कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हें यही लगेगा कि यार डीएसए मेरे बस की बात तो नहीं है। मैंने खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैंने 3 बार डीएसए स्टार्ट किया था। पहली बार सोचा C++ सीख लेती हूँ, फिर डीएसए ईजी हो जाएगा। दूसरी बार लगा जावा बेटर है, तो लैंग्वेज चेंज कर दी। तीसरी बार एक परफेक्ट यूट्यूब प्लेलिस्ट ढूंढने लगी। और सबसे फनी बात पता है क्या थी, कि हर बार मैं सोचती थी कि इस बार सीरियसली करूँगी। फिर पहले कुछ दिन मोटिवेशन हाई होता था, नोट्स बनते थे, वीडियोस कंप्लीट होते थे, लगता था कि हाँ यार अब तो डीएसए आ गया। फिर जिस दिन लीड कोड खोलती थी और सिंपल सा क्वेश्चन भी देखती थी, जैसे कि मान लो 2 सम या मिसिंग नंबर, तो 20 मिनट तक क्वेश्चन को देखने के बाद भी मुझे लॉजिक क्लिक नहीं करता था। वही मोमेंट पे मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मेरी मेहनत में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी अप्रोच में थी। In this video, I'll be telling you the exact roadmap which I would follow if I had to start DSA from zero again. This roadmap will take you from being a complete beginner to someone who can confidently solve coding interview problems. In this video, we'll cover which topics you should learn first, which topics you should focus on later, how many questions you actually need to solve daily, which resources are genuinely useful and which mistakes beginners should avoid while learning DSA. अगर तुम बीटेक में हो, प्लेसमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो या बस डीएसए को प्रॉपरली समझना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। चलो सबसे पहले एक प्रॉब्लम समझते हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, और वो है ट्यूटोरियल ट्रैप। डीएसए स्टार्ट करते वक्त हम क्या करते हैं? पहले स्टार्ट करते हैं एक यूट्यूब प्लेलिस्ट से, फिर एक और प्लेलिस्ट, फिर कोई पेड कोर्स, फिर कोई शीट और फिर कोई नया रोड मैप, जिसमें तुम फिर से यही देख रहे होते हो कि हाउ टू लर्न डीएसए फ्रॉम स्क्रैच। और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्ट करने में निकल जाता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स डूइंग ऑल ऑफ दिस, यू जेन्युइनली फील लाइक यू आर इम्प्रूविंग। एंड आखिर लगे भी क्यों ना? आफ्टर ऑल आप इतनी वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कॉन्सेप्ट्स भी समझ रहे हो, राइट? But trust me, this is not actual learning. This is just a trap. Your actual test starts when you open your first easiest problem on Lead Code, you read that question and suddenly your mind is blank. And आप सोचते हो यार ये तो पढ़ा था, फिर याद क्यों नहीं आ रहा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नो डाउट तुमने इन्फॉर्मेशन कंज्यूम की है, लेकिन तुमने अपने ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रेनिंग ही नहीं दी। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्विमिंग। मान लो किसी को स्विमिंग सीखनी है, वो 100 वीडियोस देख सकता है, उसको इजीली पता चल जाएगा कि हाथ कैसे मूव करने हैं, फिर पैर कैसे मूव करने हैं, ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल करनी है। लेकिन फिर भी लोग स्विमिंग सीखने पूल में क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि स्विमिंग सिर्फ देखने से नहीं आती, आपको पानी के अंदर उतरना पड़ता है, खुद ट्राई करना पड़ता है, गलतियाँ करनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी बॉडी उस मूवमेंट को समझ पाती है। एंड डीएसए इज एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ किसी और को प्रॉब्लम सॉल्व करते देखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होती, आपको खुद प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए थ्योरी पहले नहीं, प्रॉब्लम्स पहले। बट अब क्वेश्चन आता है, अगर सिर्फ वीडियोस देखना इनफ नहीं है तो क्या करना है? सिंपल, एक प्रॉब्लम उठाओ और सबसे पहले खुद ट्राई करो। सॉल्यूशन देखने की जल्दी मत करो। मिनिमम 30 to 45 मिनट्स तक प्रॉब्लम के साथ बैठो, स्ट्रगल करो, लॉजिक सोचने का ट्राई करो। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ भी क्लिक ना हो, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत नॉर्मल है। बट दिस स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एग्जैक्ट स्ट्रगल विल ट्रेन योर ब्रेन। अब मान लो 45 मिनट्स के बाद तुम्हारे दिमाग में एक अप्रोच आई, लेकिन तुम श्योर नहीं हो कि वो सही है या नहीं, या फिर सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है। नाउ यूज एनी एआई फॉर हेल्प, बट डोंट आस्क डायरेक्टली गिव मी द सॉल्यूशन, क्योंकि फिर तुम्हारा ब्रेन सिर्फ आंसर्स कंज्यूम करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीखेगा। Instead, write this type of prompt. I am a beginner learning DSA. I'm trying to solve this problem and this is the logic I have thought so far. I don't want the complete solution, just give me hints and help me improve my approach. Trust me, यही approach तुम्हारे अंदर वो actual problem solving skills build करेगी जो coding interviews में काम आती है, क्योंकि वहाँ तुम्हें कोई solution देने वाला नहीं होगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। एंड ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारी खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी इंप्रूव होगी। चलो अब एक केस और ले लेते हैं। मान लेते हैं 45 मिनट्स के बाद भी तुम्हें कोई अप्रोच क्लिक नहीं की, देन सॉल्यूशन देखो।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो सॉल्यूशन देखते हैं, कॉपी करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। डोंट डू दिस। सॉल्यूशन देखने के बाद समझो कि अप्रोच क्या थी, खुद सोचो ये काम क्यों कर रहा है, सॉल्यूशन बंद करो, फिर दोबारा खुद लिखो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल बी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम अगेन, देन कभी सॉल्यूशन मत देखना, फिर वो प्रॉब्लम तुमसे खुद सॉल्व होनी ही चाहिए। तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर तुमने एक बार प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ब्रेन खुद अप्रोच आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि डीएसए का सिंपल फॉर्मूला है 10 to 20% टाइम कॉन्सेप्ट समझने में एंड 80 to 90% टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्योंकि इंटरव्यू में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एरे की डेफिनेशन बताओ, तुमसे पूछा जाएगा इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कैसे करोगे, और उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब आते हैं एक्चुअल रोड मैप पर। मैंने पूरी डीएसए जर्नी को 5 फेजेस में डिवाइड किया है ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और किस ऑर्डर में तुम्हें टॉपिक्स कवर करने चाहिए। फेज 1 इज फाउंडेशन। सबसे पहले एक लैंग्वेज चूज करो, C++, जावा, पाइथन, कोई भी। और प्लीज़ लैंग्वेज चूज करने में 2 महीने वेस्ट मत करो। मैंने पर्सनली बहुत लोग देखे हैं जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक यही डिसाइड नहीं कर पाते कि डीएसए C++ में करूं या जावा में, और मीनवाइल उनका फ्रेंड ऑलरेडी 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होता है। रियलिटी सिंपल है, इंटरव्यूअर तुम्हारी लैंग्वेज नहीं देख रहा, तुम्हारी थिंकिंग देख रहा है। अगर तुम बिगिनर हो तो पाइथन एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसका सिंटेक्स सिंपल है। अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो C++ बहुत पावरफुल है, बट अगर तुम्हें ऑलरेडी कोई लैंग्वेज आती है तो उसी में कंटिन्यू करो, क्योंकि गोल लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना नहीं है, गोल प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। इसीलिए स्टार्टिंग में तुम्हें लैंग्वेज की हर एक एडवांस चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आना चाहिए, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, बेसिक इनपुट आउटपुट, बस इतना काफ़ी है डीएसए स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जब तुम किसी कोडिंग प्रॉब्लम के सामने बैठो तो तुम्हारा दिमाग ये ना सोचे सिंटेक्स क्या था, फंक्शन कैसे लिखने हैं। तुम्हारा दिमाग सिर्फ ये सोचे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूज़ में डिफरेंस लैंग्वेज का नहीं होता, डिफरेंस होता है तुम्हारी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मोस्ट पीपल मेक अ सिंपल मिस्टेक हेयर। दे थिंक मेरा कोड चल रहा है, आउटपुट भी करेक्ट आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इंटरव्यूज़ में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा कोड काम कर रहा है या नहीं, मैटर करता है तुम्हारा कोड कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर तुम्हारा कोड बहुत ज़्यादा टाइम या मेमोरी ले रहा है तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में वो सोल्यूशन यूजफुल नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कि तुम्हारा एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज तुम्हारा एल्गोरिदम कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करेगा। तुम्हें स्टार्टिंग में बस ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बिग O of 1, बिग O of log n, बिग O of n, बिग O of n square एंड बिग O of n log n। और हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक हैबिट बना लो, खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या मेरा सॉल्यूशन सबसे एफिशिएंट है या फिर मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि डीएसए का एक्चुअल गोल सिर्फ वर्किंग कोड लिखना नहीं है, गोल है एफिशिएंट कोड लिखना। और यही माइंडसेट एक बिगिनर कोडर को एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्वर से अलग करता है। नाउ कमिंग टू फेज 2, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ से डीएसए की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी स्टार्ट होती है। एंड फर्स्ट कम्स एरेज एंड स्ट्रिंग्स, बिकॉज एरेज एंड स्ट्रिंग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएसए। Once you will master arrays and strings, the advanced topics ahead will become much easier to handle. But the problem which most people do is they try to jump straight into trees, graphs and DPs. But DSA में shortcut work नहीं करता। अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो एडवांस टॉपिक्स सिर्फ याद करने पड़ेंगे, समझ नहीं आएंगे। एंड वन मोर थिंग, एरेज और स्ट्रिंग्स में तुम्हें हर प्रॉब्लम नहीं करनी, तुम्हें बस कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मास्टर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंटर। जब भी तुम्हें लगे कि एरे सॉर्टेड है या तुम्हें पेयर फाइंड करना है या एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, देन 2 पॉइंटर यूज होगा। सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, टू सम एंड रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। देन कम्स स्लाइडिंग विंडो। ये पैटर्न मोस्टली सब एरे और सब स्ट्रिंग में यूज होता है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी पॉसिबल रेंज अगेन एंड अगेन, हम एक विंडो मेंटेन करते हैं और एफिशिएंटली आंसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आर maximum subarray and longest substring without repeating characters.
Now let's take an example of one question, and through this I'll explain you how you should actually solve a problem. For example, two sum problem. पहले इसको brute force से solve करो, दो loops लगाओ, big O of n square solution बनाओ, फिर सोचो क्या मैं इससे better कर सकता हूँ, फिर hash map use करके इसको big O of n में optimize करो. ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सिखाती है, विच इज हाउ टू थिंक फ्रॉम अ वर्किंग सॉल्यूशन टू एन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन. और इंटरव्यूज में एग्जैक्टली यही स्किल टेस्ट होती है. नेक्स्ट है हैश मैप्स एंड सेट्स. अगर मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर चूज करना पड़े जो कोडिंग इंटरव्यूज में बार बार यूज होता है, तो हैश मैप डेफिनेटली टॉप पे होगा, क्योंकि ये तुम्हें फास्ट लुकअप प्रोवाइड करता है. रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में इसका यूज काफ़ी जगह होता है. Frequency counting, caching, quick searching. For practice, you should start with problems like valid anagram, two-sum and top k frequent elements. Set भी similar है, but यहाँ तुम्हें सिर्फ कुछ unique values maintain करनी होती है. Next comes stack, queue और linked list. Stack का simple example सोचो. Plates का stack. जो plate सबसे last में रखी है, वो सबसे पहले निकलेगी. This follows the rule last in first out. For practice, you should solve problems like valid parenthesis and next greater element. अब ये तो हो गया stack. अब आते हैं queue पर. Queue stack का exact opposite है. Imagine ticket की line. जो person पहले आया उसको पहले chance मिलेगा. This follows the rule first in first out. Queue is used at many places like scheduling systems, BFS algorithms, processing tasks. You can solve questions like rotting oranges for practice. अब यहाँ तक तो हो गया. अब आता है एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, लिंक्ड लिस्ट. क्योंकि एरेज में हम डायरेक्ट इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में हमें नोड बाय नोड मूव करना पड़ता है. प्रॉब्लम्स यू शुड प्रैक्टिस आर रिवर्स लिंक्ड लिस्ट, डिटेक्ट साइकिल इन लिंक्ड लिस्ट एंड मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट. एंड स्पेशली साइकिल डिटेक्शन के लिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर टेक्निक ज़रूर समझना. ये पैटर्न बाद में बहुत काम आएगा. नाउ कम्स द फेज 3, कोर टेक्निक्स. अब टाइम है उन टेक्निक्स को सीखने का जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी. इस फेज में वील डिस्कस अबाउट रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग एंड बाइनरी सर्च. फर्स्ट वील टॉक अबाउट रिकर्जन. इन सिंपल लैंग्वेज, रिकर्जन मीन्स अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम. रिकर्जन इनिशियली थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, because here you need to change the way you think about solving problems, and instead of solving the entire problem directly, you try to break it down into smaller sub problems that follows the same pattern. हर recursive solution के दो important parts होते हैं, base case and recursive case. base case वो condition जहाँ recursion stop होता है, and recursive case जहाँ हम problems को smaller version में break करके function को दोबारा call करते हैं. Start with problems like factorial, Fibonacci and generate subsets for practice. Next comes backtracking. In simple language, backtracking means trying different choices, and if one choice doesn't work, you go back and try another option. ये basically explore, check, undo and try again का process है. Imagine करो तुम एक maze solve कर रहे हो. तुमने एक path choose किया, थोड़ा आगे गए, but वहाँ dead end मिल गया. अब तुम वहीं से वापस आते हो, अपना प्रीवियस चॉइस अंडू करते हो और एक नया पार्ट ट्राई करते हो. बैक ट्रैकिंग भी एग्जैक्टली इसी आइडिया पे काम करता है. यहाँ तुम्हें हर पॉसिबल ऑप्शन एक्सप्लोर करना होता है और चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर तक लेकर जाएगा. अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाइनरी सर्च पर. इन सिंपल लैंग्वेज, बाइनरी सर्च का मेन आइडिया है सर्च स्पेस को रिपीटेडली हाफ करना. मतलब हर स्टेप में हम अननेसेसरी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं और आंसर तक एफिशिएंटली पहुंचते हैं. एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुम्हें 1 to 100 के बीच में एक नंबर गेस करना है. अगर तुम हर नंबर को एक एक करके चेक करोगे तो वर्स्ट केस में 100 अटेम्प्ट्स लग सकते हैं. लेकिन अगर तुम हर बार मिडिल नंबर चूज करते हो और डिसाइड करते हो कि आंसर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है, तो तुम बहुत कम स्टेप्स में आंसर तक पहुंच जाओगे. And this is the core concept of binary search. And one more important thing, binary search सिर्फ sorted arrays में elements find करने तक limited नहीं है. इंटरव्यूज में काफ़ी बार प्रॉब्लम डायरेक्टली बाइनरी सर्च जैसी नहीं दिखती, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सर्च स्पेस है और तुम हर स्टेप में कुछ पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट कर सकते हो, तो वहाँ बाइनरी सर्च का पैटर्न अप्लाई हो सकता है. इसीलिए बाइनरी सर्च को सिर्फ एक एल्गोरिदम की तरह मत देखो, इसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न की तरह समझो.
For practice, solve questions like search in rotated sorted array and find minimum in rotated sorted array. अब तक हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए. अब आते हैं थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर. ट्रीज, हीप्स, ग्राफ्स. इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रीज. ट्रीज को सिंपल एग्जांपल से समझो. इमेजिन करो तुम्हारे कंप्यूटर का फोल्डर सिस्टम. एक मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर और भी फोल्डर्स हो सकते हैं. यही हायरार्किकल स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलो करते हैं. ट्रीज में तुम्हें सबसे पहले ट्रेवर्सल समझने हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड लेवल ऑर्डर. और अगर तुम बाइनरी सर्च ट्री कर रहे हो तो फोकस करो सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, वैलिडेट, बीएसटी पर. क्योंकि इंटरव्यूज में सिर्फ ट्रेवर्सल याद होना इनफ नहीं है. तुम्हें ये समझना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा ट्रेवर्सल अप्रोच यूज करना है. नेक्स्ट कम्स हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यू. हीप का यूज मोस्टली टॉप के टाइप प्रॉब्लम्स में यूज होता है. जब तुम्हें क्विकली मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना हो तब हीप काफ़ी यूजफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स एंड फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एफिशिएंटली. यहाँ तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि मिन हीप कब यूज़ करना है एंड मैक्स हीप कब यूज़ करना है. और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन याद मत करो, समझो कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा हीप चूज करना है वो डिसाइड करो. नाउ एट लास्ट कम्स ग्राफ. ग्राफ रियल वर्ल्ड के बहुत सारे सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोशल नेटवर्क्स, गूगल मैप्स, फ्रेंड कनेक्शंस, टास्क डिपेंडेंसीज. ग्राफ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं BFS, DFS, साइकिल डिटेक्शन एंड शॉर्टेस्ट पाथ बेसिक्स. लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारा फोकस सिर्फ कोड लिखने पर नहीं होना चाहिए. तुम्हें ये समझना है कि किस सिचुएशन में BFS यूज़ करना है और किस सिचुएशन में DFS. क्योंकि इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम का नाम नहीं दिया होता, तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अप्रोच बेस्ट फिट होगा. एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस, हियर कम्स द टॉपिक दैट स्केयर्स मोस्ट पीपल, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. नाम सुनते ही लगता है ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक्चुअली डीपी का बेसिक आइडिया सिंपल है, रिकर्शन प्लस मेमोरी. अगर तुम एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे हो तो जो आंसर्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं उन्हें स्टोर कर लो. बस यही डीपी का बेस आइडिया है. फॉर डीपी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हाउस रॉबर एंड कॉइन चेंज. और एक इम्पॉर्टेंट बात, डीपी में सॉल्यूशंस रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड हैं. तुम्हें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सीखना ही पड़ेगा. और जब तुम पैटर्न समझ जाओगे तो नए प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे. अब मान लो तुमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए. अब एक्चुअल इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हें कोई नहीं बोलेगा ये स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम है या डायनेमिक प्रोग्रामिंग. तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना होगा. इसीलिए मिक्स्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रिकमेंड करूंगी हर वीक 15 to 20 क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करो. एक दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, टाइम लिमिट के अंदर मॉक टेस्ट दो और अपनी अप्रोचेस के नोट्स बनाओ. एंड ऑलवेज रिमेंबर, गुड इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब 500 रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता. इंपॉर्टेंट है 100 to 150 क्वालिटी प्रॉब्लम्स को डीपली समझना. प्रॉब्लम यह है कि सही रिसोर्सेज कैसे चूज करने हैं. मैं सिर्फ वो रिसोर्सेज बताऊंगी जो जेन्युइनली यूजफुल हैं एंड जो मैंने भी यूज़ किए हैं. फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, यूज स्ट्राइवर A to Z DSA sheet, one of the most complete DSA roadmaps. It covers topics from basics to advanced concepts in a proper sequence, along with practice problems. If you want a step-by-step path from learning concepts to solving interview-level questions, this is a great resource. Second one is NeetCode 150. This is a curated list of important LeetCode problems organized by patterns and difficulty. It helps you understand the most common interview patterns instead of solving random questions. Now for concept understanding, go for Abdul Bari's Udemy course. अगर तुम algorithms को deeply समझना चाहते हो, then this course can be very helpful for you. चलो अब ये तो resources, concepts सबकी बात हो गई. But आजकल एक common question है जो बहुत लोग सोचते हैं. AI के टाइम में क्या DSA अभी भी इम्पॉर्टेंट है? आंसर है ऑफ कोर्स यस. क्योंकि कंपनी सिर्फ ये नहीं देखना चाहती कि तुम कोड लिख सकते हो या नहीं, वो देखना चाहती हैं कि तुम प्रॉब्लम्स को कैसे ब्रेक करते हो, तुम एज केसेस कैसे सोचते हो और तुम अपना थॉट प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करते हो. एंड एट लास्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी. DSA कभी भी एक दिन में नहीं सीख सकते. इट टेक्स टाइम. कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम एक इजी प्रॉब्लम में स्टक हो जाओगे और लगेगा शायद मेरे से नहीं होगा, लेकिन यही प्रोसेस का पार्ट है.
रोज़ 1-2 घंटे कंसिस्टेंटली डीएसए करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एक दिन 8 घंटे पढ़ के फिर एक वीक ब्रेक लेने से। अगर तुम डेली इम्प्रूव करते रहोगे तो कुछ मंथ्स बाद तुम खुद डिफरेंस नोटिस कर पाओगे। तो चलो अब इस पूरी वीडियो को कुछ पॉइंट्स में समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट, रैंडम ट्यूटोरियल्स के पीछे मत भागो। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो। थर्ड, एक लैंग्वेज चूज करो। फोर्थ, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। फिफ्थ, एरेस से स्टार्ट करके ग्रेजुअली एडवांस टॉपिक्स पर जाओ। सिक्स्थ, पैटर्न समझो, सॉल्यूशन मत रटो। सेवेंथ, नीट कोड, अब्दुल बारी और क्वालिटी रिसोर्सेज यूज करो। एंड लास्ट वन, एआई को शॉर्टकट नहीं, लर्निंग पार्टनर बनाओ। This is not some magic shortcut, but if you stay consistent and follow the right approach, this can definitely become one of the fastest ways to learn DSA and prepare for coding interviews. चलो अब comments में बताओ which topic should I cover next and subscribe if you like this video. I'll see you in the next video.